नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 137वीं कड़ी में मैं आपसे बातचीत करूंगा और वही ये गांव की लूट का ये तीसरी श्रृंखला है। आज तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा करके मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से गांव की लूट हो रही है योजनाओं के माध्यम से। पिछले 2 कड़ियों में मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से कौन योजनाएं जो महिलाओं के लिए है वो गांव के में चलाई गई है, उनका गांव में अता पता नहीं है। उसके बाद मैंने युवाओं के लिए बताया था कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी गांव में अता पता नहीं है। और ये अता पता योजनाओं को बता के मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि ये सारी योजनाएं हैं और आपको खुद पूछिए अपने से कि क्या इन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है। और अगर इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो इन योजनाओं का निश्चित रूप से जो धनराशि इन योजनाओं के लिए निकाली जा रही है या सरकार खर्च कर रही है, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो, उस योजनाओं से अगर गाँव के लोगों को अता पता नहीं उन योजनाओं के बारे में और उसके किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसका यही तो स्पष्ट प्रमाण है कि ये गांव का जो पैसा है वह लूटा जा रहा है। और इसी को दर्शाने के लिए मैं बार बार आपके सामने ये रख रहा हूँ कि गांव के पैसे की लूट हो रही है और इस तरह से गांव की लूट हो रही है। अब आज इसी क्रम में हम आपको वृद्धा और विधवा और विकलांग लोगों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में आपको विस्तार से थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ये ऐसे लोग हैं, वृद्धा और विधवा और विकलांग लोग, जो समाज में बड़े उपेक्षित लोग हैं। और बताइए, समाज में जो सबसे उपेक्षित लोग हैं, जो बिल्कुल निराश्रित हैं, जिनका जीवन बिना किसी सहयोग और सहारा के नहीं चल सकता है, उनके लिए जो योजनाएं हैं उसका किस तरह से, उन योजनाओं के माध्यम से किस तरह से उस गांव का ये पैसा लूटा जा रहा है, ये अपने आप में न केवल बहुत ही दर्दनाक है, बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि ये बहुत सबसे बड़ा से बड़ा हीनियस क्राइम, जिसको गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है, कि जो समाज के निराश्रित लोग हैं, जो समाज के उपेक्षित लोग हैं, जिनकी समाज की में एक तरह से समाज में उन समझता है कि इनको हमारे पर भार है, उन लोगों के लिए सरकार ने जो योजना बना रखी है उसका भी लूट हो रहा है। और ये लूट कोई और नहीं कर रहा है, नेता और अफसर, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इन्हीं के द्वारा ये लूट हो रही है। गाँव में तो योजना पहुँची नहीं, तो गाँव वालों को तो आप नहीं बता सकते कि गाँव वाले लूट रहे हैं। अगर ये गाँव में योजना पहुँची तो कहते कि गाँव में योजना लागू ठीक से नहीं हो रही, गाँव वाले लूट रहे हैं। ये सारी योजनाएं तो गाँव तक पहुँच ही नहीं पाई ना, तो लूट कौन रहा है? तो इससे स्पष्ट है कौन लूट रहा है। लूटने वाले शासन में बैठे कौन है? नेता है, अफसर है, और ये गाँव को लूट रहे हैं। और एक गाँव में लाखों रुपया जा रहा है, तो समझ लीजिए लाख कितने गाँव है, कितने अरबों का ये बड़ा घोटाला है। लेकिन चूंकि गाँव का मामला है, गाँव के लोग से उनकी महत्व नहीं है, गुलाम बने हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पल रहे हैं, इसलिए उनको चिंता भी नहीं है कि क्या कर लेंगे। गाँव वाले टुकड़े पले हुए हैं, बटे हुए हैं, सामाजिक रूप से एकदम टूटे हुए हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई क्षमता नहीं है, वो केवल भाग्य और के भरोसे जी रहे हैं। तो उनमें बड़ा आसानी से होता है कि इनको लूटो और इनको कुछ पता आता रहेगा नहीं, बड़े आसानी से लूट चल जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको तीनों योजनाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम विधवा की बात करते हैं, ये वृद्धा की बात करते हैं। देखिए, वृद्धाओं के लिए जो मुख्य रूप से योजना है वो एक योजना बनाई है कि उनको पेंशन दिया जाए। और ये पेंशन की योजना बहुत पुरानी योजना है कि ताकि जो भी लोग वृद्ध हों, 60 साल से ऊपर हों और उनका कोई पालनहार नहीं है, माने उनके परिवार में कुछ इस तरह के लोग नहीं हैं कि जो उनका पालन पोषण कर सकें, तो एक राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना बहुत पहले से चली आ रही है। तो एक तो और जिसमें कि पहले 300 रुपया था और अब 500 रुपया है, और इसमें राज्य सरकार का भी योगदान रहता है और केंद्र सरकारों को होता है। पेंशन तो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय स्तर का पेंशन है, लेकिन कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है, कुछ पैसा राज्य सरकार देती है, और इस दोनों के सहयोग से ये योजना चलती है। और जितने भी वृद्ध हैं उनको, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और जो गरीब है, ये भी नहीं कि सारे वृद्धों को मिलती है। अभी योजना में मैं ये अमीर गरीब का नहीं मिलता है, जो गरीब हैं
किसी जात का कोई आधार नहीं है, लेकिन इतना है कि जो गरीब हैं उन वृद्धा लोगों को, चाहे वृद्ध पुरुष हो या स्त्री हो, वो 60 साल की उम्र पूरी हो गई है तो उनको मिलता है। तो गांव में ऐसे लोगों पर इस समय ये जो कुछ दिन पहले तक 500 थी, अब शायद ये योजना उत्तर प्रदेश में 1000 हो गई है, किन राज्यों में 1500 है, और अभी हाल में किसी ने 2000 कर दिया, और अभी हाल में हरियाणा सरकार ने ये सुना है कि घोषित किया है कि हम 3000 देंगे अपने वृद्धों को। अगर ये 3000 महीना अगर देते हैं तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अब चुनाव का समय है, उसके लिए 3000 नहीं 30 लाख हजार घोषित कर सकते हैं। कितना दे पाएंगे, कितने वृद्धों को शामिल करेंगे, ये इसमें भी बहुत बड़ा खेल है। योजना घोषित कर देते हैं लेकिन पैसे रहते नहीं है, तो क्या करते हैं कि जो वृद्ध लोग उस योजना का लाभ पाने वाले हैं उनको शामिल ही नहीं करते, संख्या को वहीं और कम कर देते हैं, ये कह के कि ये लोग मर गए या है नहीं, जबकि वो जिंदा रहते हैं। तो इसमें एक अलग सरकारी घोटाला है, लेकिन चुनाव के लिए बड़ा आकर्षण लगता है कि अब वृद्ध लोग हमको आकर्षित हो जाएंगे वोट देंगे। तो मतलब तो ये समझिए कि वर्तमान स्थिति में ये जो वृद्धा पेंशन है ये 1000 से लेके 3000 तक भिन्न भिन्न राज्यों में ये मिल रहा है। और एक तो वृद्धों के लिए एक सबसे बड़ी योजना यही है, उनका पेंशन का लाभ। बाकी ये आपको बताऊं कि वृद्धों के लिए एक कानूनी अधिकार भी मिला हुआ है, और ये बहुत कम लोग ग्रामीण स्तर पर जानते हैं कि वृद्धों के लिए क्या उनका कानूनी अधिकार है। और ये वृद्धों का जो कानूनी मतलब कानून के द्वारा बहुत सारे वृद्धों का अधिकार है, और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी उस कानून के माध्यम से उनको प्राप्त की गई दी गई। अब वो जो वृद्ध इनका जो कानूनी एक है अधिकार, एक इसके लिए एक कानून भारत सरकार ने तो पारित किया है, और उस कानून का आपको मैं नाम बता दूं ताकि आपके ये जहन में रहे कि जहन में कि ऐसे कानून वृद्धों लोगों के लिए है, ताकि कभी वक्त आवे तो आप इसका आप सवाल उठाएं। वो इसलिए है, वही कानून का मतलब ये है कि वृद्ध लोगों को अगर पालन पोषण कोई नहीं कर रहा है तो वो क्या करेंगे, वो लोग कोर्ट कचहरी में जाके और वो मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कि मेरे बच्चे और चाहे मेरे लड़के और लड़कियां ये दोनों मेरा पालन पोषण करें, और उसके लिए उनको कोर्ट के आदेश के द्वारा उनको पालन करने के लिए निर्देश दिया था। इतना ही नहीं है, बहुत सारे उस कानून में भी सुविधाएं हैं कि इसमें जहाँ भी वृद्ध लोग जाएंगे उनको हॉस्पिटल में उनको भर्ती मिलेगी, उनको सम्मान से बात किया जाएगा, थाने में जाएंगे तो उनसे बात किया जाएगा, और उनको रेल में टिकट में छूट है, हवाई जहाज़ के रेल में टिकट छूट है, दवाएं उनको पेंशन जो उनको पैसा कहीं पूंजी लगाते हैं तो उसमें छूट है। ये तमाम तरह के कानूनों का छूट उनको उसमें से कानून के द्वारा उनको दिया गया। तो ये कानून जो है वृद्ध लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस कानून के जो लाभ हैं वो लाभ कैसे मिलेंगे जब उस कानून के बारे में जानते ही नहीं। तो अब और ये कानून लागू करने में जो तमाम कानून के अंतर्गत मैं कानून के अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कानून के अंतर्गत जिन सुविधाओं को देने के लिए उसमें लिखा गया है वो सुविधाएं तो सरकार के द्वारा प्रदान की गई। जैसे हॉस्पिटल में मान लीजिए जाए तो उनके अलग से बैठने के लिए जगह है, तो बैठने का स्थान जब बनेगा तभी तो वो बैठेंगे। उसी तरह कहीं भी वो जाएंगे तो हर जगह उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था रहेगी, तो वो बैठने की व्यवस्था के लिए जो पैसा वो तो जरूर खर्च होता होगा, दिखाते होंगे कि ये वृद्धों के लिए बैठने के लिए स्थान है, वृद्धों के लिए सुविधाएं दी गई। तो ये जो सुविधाएं हैं ये बैठने का बहुत सारी सुविधाएं, हर तरह की सुविधाएं, बस में बैठने के लिए, बस में जाने के लिए उनको ये भी है कि कोई वृद्धा आए तो उसको जो कंडक्टर है कोई और लोग हैं उनकी आके मदद करें। तमाम तरह के जगह जगह के भी सुविधाएं, उनमें लंबा वो विषय हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, तो दी गई। लेकिन अब ये सुविधाएं तो मैं नहीं समझता कि आपके गांव में किसी भी व्यक्ति को ये पता है
कि वृद्ध लोगों के लिए अलग से कानून, बस इतने ही जानते हैं कि वृद्ध लोगों को पेंशन है। अब चूंकि ये पेंशन वाला मामला सबको मालूम हो चुका है तो इसलिए सर इतना घोटाला उसमें नहीं होता है, लेकिन बाकी जो वृद्धों के लिए सुविधाएं हैं वो समझिए कहीं भी वो सुविधाएं उनको मिलती नहीं है। ये तो आपको मैंने बता दिया वृद्धाओं। अब दूसरा आ जाइए विधवाओं के लिए। विधवाओं के लिए भी पेंशन है, ये भी सब जानते हैं। ये पेंशन वाला तो सबको मालूम है कि क्योंकि पेंशन वाला मामला ऐसा है कि हर आदमी पीछे लगा रहा, दिन रात उसे पेंशन के सहारे जीना है, तो बार बार वो पेंशन की बात करते रहते। लेकिन ये पेंशन वाली योजना के आपको से तो कई काम पूरा चल नहीं जाएगा। सरकार का दायित्व है कि जो निसहाय लोग हैं, निराश्रित हैं, विधवा हैं, ये देखिए ये जो सरकार कर रही है ना, कोई अपनी योजना से नहीं कर रही है। ये भारत के संविधान के में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें ही बहुत स्पष्ट तरह से उल्लेख किया गया है कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग में सभी आ जाएंगे, उनके लिए आप अलग समय पर कानून बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, उसी के तहत में सरकारें कर रही है। ये संविधान का आदर्श है, संविधान का हमारा जो एक तरह से निर्देश है कि ऐसे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप ऐसा काम करिए, और उसी में सब उनके लिए उसके तहत, उस निर्देश के तहत में ये सरकारें करती हैं। तो अब आपने वृद्धों के लिए देखिए। अब विधवाओं के लिए आपको मैं बताऊं, वृद्धाओं के लिए पेंशन तो वही है और उनके लिए भी वही है 500 रुपया। उनको जो विधवा किसी के पति की असामयिक मृत्यु हो गई तो उनको जो है विधवा श्रेणी में आ जाते हैं और उनके लिए 500 रुपया पेंशन हर महीने देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी विधवाओं को कुछ सुविधाएं मिलती हैं जिसका मैं उल्लेख आपसे करना चाहूँगा ताकि ये जान जाए कि उनके लिए कौन कौन सी सुविधा है। महिला होने के लिए जो लाभ मिलता है वो तो अलग छुट्टी, केवल विधवा होने के लिए जो उनको लाभ मिलता है उसका मैं उल्लेख करता हूँ। ये पहला तो पेंशन का बता दिया। दूसरा योजना है कि महिला हाट योजना। ये महिला हाट योजना ये है कि इनको अपने जो कला है, मान लीजिए तमाम वो छोटे छोटे काम वो करते हैं, को महिलाएं करती हैं, तो उनका सामान ठीक से बिक जाए, उनका ठीक से सब उनको पूंजी थोड़ी मिल जाए, छोटी मोटी पूंजी से वो अपना काम करें और उससे वो आय कर रहे हैं। तो एक तो उनके लिए महिला हाट योजना है। दूसरा है महिला शक्ति योजना। अब महिला शक्ति योजना एक बहुत बड़ी योजना सरकार ने चला रखी है और इसके पीछे ये है कि महिलाओं को स्वास्थ्य ठीक हो, रोजगार हो, डिजिटल साक्षरता आ जाए और इस तरह से उनको, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और उनकी वो कमाई हो सके। तो ये भी योजना चल रही है। तो अब हार्ट योजना हो गई, महिला शक्ति योजना हो गई। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री सिलाई मशीन। ऐसे महिलाओं को जो विधवा हैं उनको थोड़ी प्रशिक्षण देके और सिलाई की मशीन दिया जाता है ताकि वो अपना कपड़े वपड़े सील के अपनी कमाई कर सके और किसी के बाद सहारा ना रहे। उसके बाद है स्वाधार गृह योजना। ऐसे ये स्वाधार गृह योजना वो है कि आप लोग ऐसे महिलाओं को जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनका कोई देखने वा भाल करने वाला नहीं है और निराश्रित है, बिल्कुल निराश्रित है, बच्चे नहीं हैं, कोई उनको रखने वाला नहीं है, उनके लिए जगह जगह सरकार ने कुछ गृह योजना, गृह बनाए हैं, मतलब घर बना रखे हैं और जहाँ सरकार की तरफ से खाना पीना रहना और कपड़े सब उनको मिलता है और प्रशिक्षण भी मिलता है कि ताकि वो किसी तरह से वो रोजगार अपना करके अपने जीवन को पालन कर सकें। अब ये विधवाओं के लिए योजना है। अब आप फिर वही सवाल पूछिए कि आपके अपने ही गांव में ये आप पूछिए कि पेंशन तो ठीक है, पेंशन मिल रही है, इसमें कोई विधवाओं के लिए आयु का कोई बंदिश भी नहीं है, तो जो पेंशन मिल रही है तो अब उसके बाद क्या ये किसी योजना का उसको लाभ मिला, हार्ट योजना का लाभ मिला है, महिला शक्ति योजना का लाभ मिला है, या कितने को सिलाई मशीन का मिला है, कोई प्रशिक्षण मिला है, या जो ऐसी महिलाएं जो किसी के सहारे पर नहीं है, कोई उसको रखना नहीं चाहता है, क्या वो उस गृह योजना के अंतर्गत उनको आवास की व्यवस्था और भोजन पानी की व्यवस्था हो रही है? अगर ये नहीं हो रही है तो ये योजना है, फिर वही सवाल कि नहीं है आपके गाँव में किसी को, तो पैसा कहाँ गया? तो पैसा इसका मतलब है या आपके उस योजना का पैसा लूटा जा रहा है। तो ये विधवाओं के नाम पर इस देश में लूट हो रही है। आप विधवाओं के नाम पर कल्पना आप कर सकते हैं कि देश में विधवाओं का नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, और लूटने वाले कौन है? नेता और अफसर और कौन है?
और तो कोई है नहीं लूटने वाला, कोई डाकू डकैत तो आते नहीं, इन्हीं के यही लोग लूटते हैं। उनका माध्यम जो भी हो, चाहे गांव का अधिकारी हो, चाहे प्रदेश ब्लॉक का अधिकारी हो, चाहे जिले का अधिकारी, लूटने वाले इनके माध्यम से लूटते हैं। लेकिन लूटते तो यही है जो नेता अफसर लूटते हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक सब लूटते हैं। तो ये जो अधिकार कार्यक्रम है, इसका भी मैं सिर्फ मेरे मतलब कहने का ही है कि ये देखिए कि योजनाओं के नाम पर किस तरह से गाँव को लूटा जाए। अब तीसरा मैं दिव्यांग के बारे में बता रहा हूँ। देखिए दिव्यांग जो है ना, ये दिव्यांगों के बारे में आपको सबसे कम ज्ञान दिव्यांगों के बारे में है। दिव्यांग मतलब आप एक तो पहले आप ये जान लीजिए कि दिव्यांग कौन है। ये कोई आप ही समझते हैं कि जो लूजा है, लंगड़ा है, अंधा है, बस इतने ही इसी को आपके गांव में अवधारणा है कि यही लोग लूजे लंगड़े हैं। ये लंगड़े मतलब अंधा, लूजा, बहरा, यही आप समझते हैं कि यही लोग दिव्यांग है, गाँव का लोग है। बाकी लोग सब जो डॉक्टर हैं, जो इस क्षेत्र के जानने वाले हैं, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन गांव के लोगों में दिव्यांग का मतलब लंगड़ा, अंधा, लंगड़ा हो, अंधा हो और जिसको बहरा, बस यही दिव्यांग होता है। और उसके मतलब अंग भंग थोड़ा बहुत टूट टाट गया थी, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूँ, और मैंने वो सूची भी निकाली है कि कितने स्तर के दिव्यांग हैं, और इन सबको लिए सरकार ने बहुत योजनाएं चला रखी है। अब ये पहले तो जान लीजिए कि ये कितने प्रकार के लोग होते हैं। करीब पहले इसके लिए दिव्यांगों के लिए पहले कैटेगरी थी 7 कैटेगरी की, और 21 तरीके के लोग जो हैं, 21 कमजोरियों से जो प्रभावित हैं, वो सब दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, 21। तो मैं अंग्रेजी में कुछ हिंदी में आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत आपको कुछ समझ ही जाएंगे, कुछ तो समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन जान लीजिए 21 कैटेगरी है दिव्यांग लोगों की। पहला जो कि जो पालसी, एक सेरेब्रल पालसी होता है बीमारी, उससे प्रभावित होने हैं। सुनने में अगर कठिनाई हो रही है, वो भी आते हैं उसमें। बौना, वो लोग भी, बौने लोग उसमें भी आते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मतलब हाथ पैर हिलता है, उस तरह के लोग हैं। जो अपनी भाषा में जो बोल ठीक से नहीं पाते, हल्कलाते हैं या अच्छी बात नहीं रख पाते हैं, वो भी विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। जिनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है, वो भी विकलांग लोगों में आते हैं। उसके बाद क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल विकार है, बहुत से न्यूरो तरह के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन दिमागी रूप से चीज़ों को समझ नहीं पाना, इधर का उधर देखना, वो सब इसमें आते हैं। पार्किंसंस रोग का है, मतलब हाथ हिलते हैं। अब बताइए, पहले ये आप सब हाथ हिलने वाले सोचते हैं कि कोई विकलांग नहीं तो बीमारी है, लेकिन वो भी विकलांग लोगों की कैटेगरी में आए हैं। और उसके बाद रक्त विकार के बहुत से लोगों को विकलांग की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। फिर मानसिक रूप से जो मंद हैं और जिनमें सीखने की अक्षमताएं हैं, कोई चीज़ सीख नहीं पाते हैं, और जो तो इस तरह से शारीरिक भी है, मानसिक भी है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी है, शरीर के विकास नहीं हुआ है, मन, ये सब, मतलब इस तरह से 21 श्रेणी हैं जो कि विकलांग लोगों को बनाई गई हैं। और सबके लिए किसी न किसी प्रकार के जो इस बीमारी को ठीक करने के लिए, इन लोगों को सहयोग करने के लिए, और तमाम सुविधाएं सरकार ने, अभी मैं जिक्र भी कर दूँगा कुछ योजनाओं का कि क्या क्या योजनाएं के लिए दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए विकलांग के माने जो समाज में जो उपेक्षा को शिकार हुए हैं कि लोग, जैसे हमारे गांव देहात में कहते हैं कि लंगड़ा है, वो अंधा है, बड़े बड़े उसको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहरा है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ये तो प्राकृतिक दोष है ना, उस आदमी का तो कोई दोष है नहीं। तो जो चीज़ प्राकृतिक दोष है, मनुष्य के द्वारा उसने तो अपने खुद को पैदा नहीं किया है, तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ों पे भी आप उसके अपमानजनक ढंग से अगर उससे व्यवहार करें, उससे के साथ बराबरी का व्यवहार न करें, तो ये किसी भी सब समाज के लिए कुछ भी ये समझ लीजिए कि मान्य नहीं है। और ये और इधर जब हम देश में आज़ाद हुआ, तो हमें इन्हीं चीज़ों पर काम करना चाहिए था
कि हम सबको जो संविधान में जात के नाम पर बराबरी लेने के लिए तो यहाँ सब लोग उछल उछल के नेता लोग कूद कूद रहे हैं, जात के नाम पर हमें बराबरी मिल जाए, कि हम ब्राह्मण जात और अनुसूचित जात सब जात बराबर, ठीक है, बराबर संविधान ने अधिकार दिया गया, वो तो मिला हुआ है, तो किसी को जो अधिकार संविधान ने दिया उसको खत्म कर नहीं सकता। लेकिन क्या ये लोग